मैं डॉक्टर ज्योति अग्निहोत्री जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज से हूँ और प्रेजेंटली एचओडी हूँ। आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे संग्रहालय। संग्रहालय में बेसिकली पुरानी चीज़ों का संग्रह किया जाता है और क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो भी स्कॉलर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं या आम पब्लिक है, वो सारी जा करके इंटरेस्ट लेती है और देखती है कि किस समय से कौन सा कालक्रम है, किस समय में कौन से काम के विवरण थे या किस तरह का किया गया था उनको। ये सारी चीज़ों का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है बेसिकली। फिर आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हड़प्पा की खुदाई से बहुत अवशेष मिले हैं। अब ये सुना तो है हमने, लेकिन अगर ये सुना ही होता तो आपको विजुलाइज करना या यकीन करना मुश्किल हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि हमको, हमारी एक मानसिकता होती है मनुष्य की कि हम प्रत्यक्ष देखें, चाहे वो अवशेष के रूप में ही क्यों ना हो, है ना। हमें प्रमाण चाहिए। तो ये प्रमाण या साक्ष्य देने का काम संग्रहालय करता है। संग्रहालय हम तक उनको क्रम वाइज डॉक्यूमेंट करके सुरक्षित करता है और उसको हम जा करके देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। संग्रहालय बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो निजी संग्रहालय भी होते हैं, निजी संग्रहालय, और कुछ एक गवर्नमेंट के संग्रहालय। गवर्नमेंट के संग्रहालय में काफ़ी व्यापक कलेक्शंस होते हैं। रीज़न है उनका विस्तार किया जा सकता है क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि मान लीजिए उनको आज के समय में पता चलता है कि एक अमुक साइट के ऊपर कहीं पर प्राचीन कुछ अवशेष हैं या सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं, तो उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो वहाँ खुदाई का काम कर सकते हैं। और ये काम खास तौर से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट करता है। आपका ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो लखनऊ की ब्रांच है। मतलब लखनऊ से उनको गाइडलाइन मिलती है और वो जाकर के खुदाई कराते हैं। अगर अवशेष प्राप्त होते हैं तो उनको मतलब डिसाइड किया जाता है कि किस म्यूज़ियम में उन्हें रखा जाएगा। हमको जब हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कोई लेख पढ़ने को मिलता है तो उसमें हम फोटोग्राफ्स देखते हैं। ये फोटोग्राफ्स भी रिप्रोडक्शंस के फॉर्म में या पब्लिकेशन के फॉर्म्स में संग्रहालय के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। आप किसी भी चित्रकार की पेंटिंग्स को यदि चाहें देखने के लिए, कि मान लीजिए भारतीय चित्रकार है या विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो ऑब्वियसली कई ऐसे चित्रकार हैं जिनको हमने अपनी रियल लाइफ में तो देखा नहीं है, उनको तो एजेस हो गए हैं गुजरे हुए, पर उनका कंट्रीब्यूशन तो इस कलात्मक जगत में बहुत ज़्यादा है। तो अब उनके उस कलात्मक पक्ष को कैसे आपको अवगत कराया जाए, तो मानी बात है विश्व स्तर के कुछ संग्रहालय होते हैं वर्ल्ड फेम, वर्ल्ड लेवल पे, और कुछ हो गए आपके कंट्री के। जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडियन संग्रहालय। इंडियन के टॉपिक पे आज हम आपको कुछ संग्रहालय बताएंगे जिनका क्या उद्देश्य है। आप यहाँ पे शोध छात्र बन करके आए हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि कोशिश करिएगा कुछ संग्रहालय अवश्य जाइए देखने के लिए। आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, प्लस वहाँ पे अवेलेबल जो नॉलेज है उसके बेस पे आप कई चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मानी बात है भविष्य में आप एक लेक्चरशिप लेना चाहते हैं तो जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को जब लेक्चर डिलीवर करेंगे या कुछ बताएंगे, यक्ष की मूर्ति है या बुद्ध गौतम इनकी बुद्ध की कोई है, मरणासिद्ध बुद्ध की पेंटिंग्स हैं, लघु पेंटिंग्स हैं जिनको हम लोग लघु चित्र कहते हैं, इन सब का कालक्रम या कहाँ की ये क्या विशेषताएं हैं, ये काफ़ी आपको संग्रहालयों से नॉलेज मिल सकती है। कुछ संग्रहालय हैं, जैसे जब हम स्टूडेंट थे बड़ौदा में, तो वहाँ पर फतेह सिंह म्यूज़ियम है एक बड़ौदा का, सयाजी फतेह सिंह म्यूज़ियम। उसमें बाकायदा उन्होंने जो पेंटिंग्स रखी हैं, कमीशन वर्क दिया था राजा रवि वर्मा को,
और उन्होंने जिन पेंटिंग्स को बनाया है वो उनके कलेक्शन में है। इसी तरह से उनके एक मूर्तिकार थे, वहाँ के राजा ने, गायकवाड़ राजा ने उनको अनुबंध दिया था कि इस महल की कई मूर्तियों को आपको बनाना है। वो बाहर के थे, इतालवी थे, उन्होंने बाकायदा उन मूर्तियों का निर्माण किया और आप देखेंगे कुछ उनकी मूर्तियाँ आज भी वहाँ के करेली बाग में लगी हुई हैं। उसको करेली बाग हम लोग अपने जनसाधारण की लैंग्वेज में बोलते थे, लेकिन वो बेसिकली कमाटी बाग है। और आप वहाँ पे जब उन मूर्तियों को देखेंगे वो संगमरमर और ब्रोंज की हैं। ऐसे ही जो इनका पैलेस है उसमें पिक्चर गैलरी है बाकायदा पूरी, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे यूरोपियन आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स आज भी आपको दिखेंगी। पिक्चर गैलरी में आपको टर्नर के, कांस्टेबल के ओरिजिनल वर्क हैं, ओरिजिनल वर्क हैं, क्योंकि उस समय जो गायकवाड़ महाराज थे वो बाहर भ्रमण में गए और उन्होंने वहाँ का संग्रह किया। तो आपको पता है, आप विश्व में या भारत के उससे भी देखेंगे तो संग्रहालय की जो बिल्डिंग्स हैं वो बेसिकली एक महल होते थे जिनकी दीर्घा जैसी लंबे लंबे कॉरिडोर्स होते थे। उन कॉरिडोर्स को उन्होंने टर्न अप एज ए गैलरी कर दिया। वो अब म्यूजियम का नाम दे दिया है। पहले वो राजा महाराजाओं के घर हुआ करते थे, निवास स्थान हुआ करते थे। और ख़ास तौर से जो ये सयाजी फतेह सिंह जी का बता रही हूँ मैं आपको म्यूज़ियम, वो तो इनके बच्चों के पढ़ने का स्कूल था जिसमें इन्होंने ये संग्रह शुरू कराया, मूर्ति बनवाई और सारी चीज़ें करवाई। अब ये एक चीज़ है कि बहुत पहले लियोनार्डो डा विंसी ने कहा था, पेंटिंग इज़ पोइट्री दैट इज़ सीन। पेंटिंग इज़ अ पोइट्री, पोइट्री आपको पता ही है, मतलब कविता है। तो जब आप देख रहे हैं पेंटिंग को, इट इज़ अ पोइट्री, ठीक, कैन बी फेल्ट, महसूस कर सकते हैं आप, ठीक। इन्होंने कहा कि इट इज़ रेदर देन फेल्ट, उसको आप देखते हैं, महसूस करने से ज़्यादा आप क्या देखते हैं, पेंटिंग को देखते हैं। एंड व्हाट इज़ द पोट्री? पोट्री इज़ अ थिंग विच यू आर गोइंग टू फील इट। कहते नहीं है, कविता को आप फील करते हैं तब समझते हैं, पेंटिंग को आप देखते हैं तब महसूस करते हैं। ये लियोनार्डो विंची का स्टेटमेंट था। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कला को, आपकी भी जो अनुभूतियाँ हैं उनको जब आत्मसारित करते हैं, आत्मा में महसूस करते हैं, तब आप कैनवस में या कागज़ पे या किसी भी सरफेस के ऊपर निकालते हैं और उसको पुट करते हैं। अब इसी तरह से कई ऐसे मास्टर आर्टिस्ट हुए जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया, बहुत ज़्यादा किया। उस समय उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनके वर्क्स का रिकॉग्निशन उस समय कहीं भी नहीं है। आप इमेजिन करिए, अगर ये म्यूजियम्स ना होते तो क्या आपको इन आज के सिनेरियो में, जिनको हम मास्टर्स आर्टिस्ट कहते हैं, क्या आपको इनके बारे में कुछ भी पता चलता? नहीं पता चलता। या एक बहुत छोटा सा मतलब एक क्वेश्चन है, आप अभी यहाँ कानपुर शहर में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको किसी भी तरीके से समकालीन कला का जो सिनेरियो चल रहा है, सिनेरियो समझते होंगे आप, जो आजकल की स्थितियाँ चल रही हैं, उतार चढ़ाव चढ़ रहे हैं, तो क्या ये गैलरीज ना होती या ये म्यूज़ियम्स ना होते तो क्या आप इससे रूबरू हो पाते, आप इनसे अवगत हो पाते? मुझे लगता है नहीं हो पाते। रीज़न यही है कि इसीलिए हमारे लाइफ में, हमारी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए दीज म्यूज़ियम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अब निजी म्यूज़ियम जो होते हैं, जो कि सेल्फ अपनी आप से हैं डेवलप, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा शौक होता है तो उसने छोटे से एक कलेक्शन को डिस्प्ले कर दिया, वो तो आपका एक प्राइवेट म्यूज़ियम टाइप का हो गया। आपने देखा होगा प्राइवेट म्यूज़ियम्स का बहुत ज़्यादा एक चलन चला है वैक्स म्यूज़ियम के टाइप में। मैडम तुसाड का जो म्यूज़ियम है वैक्स म्यूज़ियम, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाला म्यूज़ियम के लिए, वो निजी है उनका, है ना। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा पुणे में भी किसी ने खोल दिया एक, वहाँ पे पुणे में एक आर्टिस्ट हैं, वैक्स म्यूज़ियम खोला है, सुनील नाम है उनका भी,
और एक ऐसे ही जयपुर में अभी मैं देख रही थी कि जयपुर में भी किसी ने वैक्स म्यूजियम डेवलप किया है। दीज पीपल आर डूइंग ऑन द सेम सरफेस, जस्ट लाइक ऑन द दैट सेम पैटर्न, सरफेस तो नहीं, सेम पैटर्न जो मैडम टुसाड का है, वैक्स म्यूजियम ही है, लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ को उसमें मतलब उनका पूरा लाइफ साइज का या पोर्ट्रेट बना करके रख रहे हैं। तो ये तो प्राइवेट हो गया, इसमें आपका एक पर्टिकुलर टिकट है, उसका रख रखाव भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी दखलंदाजी नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट के म्यूजियम्स हैं, तो उन म्यूजियम्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हमारी सभ्यता कि जितनी भी कलात्मक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वैज्ञानिक चीज़ें हैं, इन सब के अवशेषों का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। और ये उद्देश्य की पूर्ति पूरे इंडिया में मिल करके कई संग्रहालय कर रहे हैं। इनमें से कुछ एक जो प्रमुख हैं, आपने नाम सुने होंगे और शायद आप में से कोई एक दो लोग गए भी होंगे, जैसे दिल्ली का नेशनल म्यूज़ियम है, आप में से किसी ने विजिट किया होगा, इसमें आपने किया है। तो इसी तरीके से उस म्यूज़ियम में ख़ास तौर से जब आप जाते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें नोट करके भी लाई थी कि इस नेशनल म्यूज़ियम में जब हम एंटर करते हैं तो इसमें करीब करीब कलेक्शन है 2 लाख इंडियन फॉरेन आइटम्स का, इंडियन प्लस फॉरेन आइटम्स का, मतलब इनके पास जो आर्टफैक्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वो करीबन 2 लाख से ज़्यादा हैं, जो एक टेंटेटिव स्टडी पाई गई। और इसमें मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष भी हैं। तो इस म्यूज़ियम को देखना, मुझे लगता है कि अपने आप में आपने देखा होगा शायद, तो आपको खुद समझ में आया होगा कि जब आप उन चीज़ों को देखते हैं तो देखने के साथ ही आप उस सभ्यता से एसोसिएट हो जाते हैं, राइट। तो इसका पर्पस पहला तो यही सॉल्व हो गया कि आप चाहें जिस समय के हों, लेकिन पिछले समय से आपका संबंध स्थापित करना। फिर दूसरा उद्देश्य आता है म्यूज़ियम का, आपको उस सभ्यता की जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक, ये म्यूज़ियम करता है कि जैसे मोहनजोदाड़ो के टाइम पीरियड के जो जो अवशेष प्राप्त हुए, उनकी सील्स प्राप्त हुई, उनके बारे में एक स्टडी करके उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे हर जगह पे लिखा होता है। तो आपको ये पता चल जाता है भाई ये क्ले से बनी है, ये धातु से बनी है, ये हाथी दांत से बनी है, या किस तरीके से है। ठीक है, तो ये यहाँ तक की है जो पिछले 5000 वर्षों के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को इसमें समेटे हुए इस म्यूज़ियम में। तो ये एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है भारत का, साथ ही दिल्ली जैसे जगह पे केंद्र है, क्योंकि हमारे भारत देश का राजधानी है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि इसको काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा करके मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें एक आपका, आप सभी ने सुना होगा, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, गैलरी भी है वो, उसको म्यूज़ियम भी कहते हैं, दैट इज़ गैलरी ऑल्सो। गैलरी का पर्पज़ और उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले टाइम में बताऊंगी। अभी मैं इसको नेशनल NGMA को बेसिकली ये किस तरह से म्यूज़ियम के फॉर्म में है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। नेशनल म्यूज़ियम के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी स्थापना 29 मार्च 54 में की गई थी। और ये जो म्यूज़ियम है, इसमें जब आप एज ए शोध अभ्यर्थी जाते हैं और आप अपना कार्ड बनवा लेते हैं, तो आप इनकी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। सभी म्यूज़ियम में ये फैसिलिटी है, क्योंकि इनका एक आपको सभ्यता और अवशेषों से तो रूबरू कराना ही है, उनकी जानकारी तो देना ही है। प्लस हो सकता है कि जैसे एक होता है ना, मैं जिस पेंटिंग को देख रही हूँ मेरा क्या दृष्टिकोण है, दूसरा जब देख रहा है तो उसका दृष्टिकोण मुझसे भिन्न हो सकता है, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो म्यूज़ियम का भी यही पर्पज़ है, उन्होंने आर्टफैक्ट्स रखे हैं, उन्होंने अवशेषों को रखा हुआ है, सब चीज़ों को उपलब्ध कराया है। शोध अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने प्रवेश देने की सुविधा दे रखी है। आपको वो डिस्क्रिप्शन तो दे रहे हैं, लेकिन एज ए शोध अभ्यर्थी आप कुछ और नया उनको बता दें, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, आप कुछ अपना दृष्टिकोण उसमें अगर ज्वाइन कराना चाहते हैं तो वो
ईगरली और वेलकमिंग उसमें लेते हैं उस चीज़ को। तो शोध अभ्यर्थियों के लिए मुझे लगता है कि म्यूज़ियम विज़िट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर जितने भी वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो टाइम टू टाइम वो सब्जेक्ट वाइज लेते हैं। कभी कभी एंशियंट उस पर बैकड्रॉप में ले लेते हैं कि जैसे उन्होंने सिविलाइजेशंस के ऊपर लेक्चर्स कंडक्ट किए, तो आप उनको जब सुनेंगे तो अभी तक की जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उनका पूरा पूरा वो आपको विथ विजुअल्स दिखा करके, और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब जिन्होंने उनके बारे में बहुत गहन अध्ययन किया है, उनके लेक्चर्स को क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, वर्कशॉप्स कराते हैं। अभी रिसेंटली, अभी ये खैर म्यूज़ियम का ही एक योगदान कह लीजिए,